हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप हमारे साथ ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर की सीरीज़। इसमें हम लोगों ने अब तक 8 लेक्चर कंप्लीट देख लिए हैं और ये आज इसका 9वां लेक्चर होगा। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट जो भी लेक्चर कराए गए हैं एग्रीकल्चर के इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर नोट्स और करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। इससे पहले आपको बता दें कि जिन बच्चों ने अब तक ICAR, यूपी कैटेट और BHU के लिए टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो सभी बच्चे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। 97 93 900 और 888 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज के बारे में या फिर 11th और 12th बोर्ड की जो तैयारी स्टार्ट होने वाली है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन 11th-12th बोर्ड के बारे में जल्दी ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से और ऐप की कुछ दिक्कतों की वजह से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। तो आप सब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सब लोग सुबह 9:15 बजे की क्लास में लाइव आया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोज़ को पसंद करिए। आइए देखते हैं आज का अपना ये लेक्चर। इसका पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पपीते में कौन सा हिस्सा खाया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि पपीते का कौन सा हिस्सा खाया जाता है तो आपको क्या कहना है, पपीते में मध्य फल भित्ति खाई जाती है। पपीते में मध्य फल भित्ति जो होती है वो खाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, पपीते में विटामिन की मात्रा कितने % होती है। अगर आपसे पूछे कि पपीते में विटामिन की मात्रा कितने % होती है तो बच्चों पपीते में 10 से 11% जो होता है वो विटामिन की मात्रा पाई जाती है। अगला है, पपीते के किस प्रजाति में गूदे का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। पपीते के किस प्रजाति में गूदे का रंग लाल होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पर लिखा है टाइवान सूर्या, ठीक है। तो पपीते की किस प्रजाति में जो गूदा होता है अंदर उसका वो लाल होता है, तो वो टाइवान सूर्या की प्रजाति में लाल होता है। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, पपीते की प्रजाति जो डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त है। पपीते की प्रजाति जो डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त है वह कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि पपीते की जो पूसा ज्वाइंट प्रजाति है, पपीते की जो पूसा ज्वाइंट प्रजाति है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये डिब्बे बंदी के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पपीते के 1 हेक्टेयर पौधरोपण के लिए बीज दर कितनी होती है। पपीते के 1 हेक्टेयर पौधरोपण के लिए बीज दर कितनी होती है। तो बच्चों पपीते के 1 हेक्टेयर पौधरोपण के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, पपीता नर्सरी का बहुत ही घातक रोग है। पपीता क्या है, नर्सरी का बहुत ही घातक रोग आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पपीता नर्सरी का बहुत ही घातक रोग जो होता है वो कौन सा होता है। पपीते की जो नर्सरी लगाई जाती है उसमें इस पपीते के लिए एक रोग होता है घातक, उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं अर्धगलन रोग, ठीक है। अर्धगलन रोग, ठीक है, या फिर डैम्पिंग ऑफ, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं डैम्पिंग ऑफ, हिंदी में अर्धगलन रोग। ये कहाँ किस में होता है, पपीते की जो नर्सरी लगती हैं उनके लिए, उनमें होता है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं पॉइंट क्या दिया हुआ है, पूसा नन्हा में रोपण करने में कितने पौधे लगाते हैं। पूसा नन्हा में रोपण करने में कितने पौधे लगाते हैं। तो बच्चों 6000 पौधे लगाए जाते हैं। पूसा नन्हा में रोपण करने में 6000 पौधे लगाए जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों आपका, किस फल का गूदा गुलाबी रंग का होता है। तो आपको क्या बताना है, किस फल का गूदा गुलाबी रंग का होता है। तो सनराइज सोलो, ठीक है, सनराइज सोलो फल का गूदा गुलाबी रंग का होता है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर, स्कर्वी से बचाने वाला उपयुक्त फल कौन सा है। स्कर्वी से बचाने वाला उपयुक्त फल कौन सा होता है। तो आपको पता है कि जो स्कर्वी है यहाँ पर ये रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है। और आपका विटामिन सी किस में पाया जाता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है आंवला, है ना। तो स्कर्वी से बचाने वाला उपयुक्त फल कौन सा है, आंवला है, ठीक। सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में मैलिक एसिड अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड अम्ल पाया जाता है किसमें,
अंगूर में प्रचुर मात्रा में मैलिक एसिड अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि नींबू के रस में तीखापन का कारण क्या है। नींबू के रस में तीखापन का क्या कारण है? तो बच्चों नींबू के रस में तीखेपन का जो कारण होता है वो होता है लिमोनिन। लिमोनिन, ये आपको याद रखना है कि जो नींबू के रस में तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है लिमोनिन के कारण। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि गणेश कीर्ति प्रजाति है। गणेश कीर्ति किसकी प्रजाति है? आपको बताना है गणेश कीर्ति किसकी प्रजाति है। तो बच्चों बेर की एक प्रजाति होती है जिसे क्या कहते हैं? गणेश कीर्ति कहा जाता है। अगला पॉइंट है क्रिकेट बॉल प्रजाति है। क्रिकेट बॉल किसकी प्रजाति है? ये चीकू एक फल आता है, आपको अगर पता है चीकू एक फल होता है, चीकू की प्रजाति क्या है? क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल प्रजाति है किसकी? चीकू की। चलिए आगे देखिए, अमृत सागर किसकी किस्म है? अमृत सागर है केले की किस्म। इससे पहले हमने केले के बारे में, गेहूं के बारे में, धान के बारे में, मक्का के बारे में, ज्वार के बारे में, चने के बारे में, सरसों के बारे में, फूल गोभी, बंधा गोभी, पत्ता गोभी, ये सब पढ़ाया है। आप जो पिछले 8 लेक्चर हैं जाकर उसमें पढ़िए, एक एक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हमने करा दी है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रजातियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है आपको। गणेश कीर्ति प्रजाति किससे संबंधित है? बेर से। क्रिकेट बॉल किससे है? चीकू से। और अमृत सागर किससे है? ये है केले से। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ दे कि फलों की रानी कौन है? फलों की रानी लीची को कहा जाता है। लीची को फलों की रानी कहा जाता है। और फलों का राजा आप सबको पता है कौन है? फलों का राजा आम को कहा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला है लीची का बॉटेनिकल नेम आपसे पूछा जा रहा है। लीची का वानस्पतिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लीची का वानस्पतिक नाम। क्या लिखा हुआ है? लिटची, लिटची चिनेंसियस, है ना, लिटची चिनेंसियस लिखा हुआ है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, इसे आप नोट करते चलिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ इसे नोट करते चलिए। आगे देखिए लीची का गुणसूत्र कितने होते हैं? लीची में गुणसूत्र कितने होते हैं? लीची में गुणसूत्र होते हैं 30। ठीक है, 30 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि गेहूं में और धान में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैंने पढ़ाया है, पहले और दूसरे लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं वीडियोस को तो आप बता पाएंगे। अगला है लीची में औसत शर्करा पाई जाती है। लीची में औसत शर्करा कितनी पाई जाती है? तो बच्चों लीची में औसत जो शर्करा पाई जाती है, शर्करा यानी मिठास, जो औसत मिठास होती है उसमें वो होती है 15.5%। 15.5% यानी 15.5% जो होती है लीची में क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। लीची किस मौसम की फसल है? लीची बच्चों जो ये गर्मी स्टार्ट होती है जब, ये आप कह सकते हो गर्मी की फसल है। कैसी है? लीची किस मौसम की फसल है? ये गर्मी की फसल है। ठीक है, गर्मी आप आंसर मार्क करोगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ पूछा नहीं है आपसे कि भारत में लगभग 98% लीची बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिले में उगाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 98% जो लीची है वो सिर्फ बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा जिले में उगाई जाती है। ये 2 जिले जो हैं लीची से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 98% है ना जो लीची है वो सिर्फ इन 2 जिलों से ही आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है लीची के फल को क्या कहते हैं? लीची के फल को क्या कहते हैं? तो लीची के फल को पेटलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटलेस कहते हैं। लीची के फल को पेटलेस कहा जाता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि लीची के लेटवे दाना किस्में, लीची की लेटवे दाना किस्में 13.86% चीनी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग देखा था इससे पहले कि लीची में जो औसत शर्करा होती है लगभग वो 15.5% पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रजाति ये बता रहे हैं। ये आपको याद रखना है कि लीची की जो प्रजाति है वो कौन सी है? लेटवे दाना। ये अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में सीधा यही क्वेश्चन आ जाए कि जो लेटवे दाना किस्म है ये किससे संबंधित है, तो अगर आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पर कि लेटवे दाना किस्म
लीची से संबंधित है तभी तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लटवे दाना किस्म जो है ये लीची से संबंधित है और इसमें 13.86% चीनी की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची में खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि जो पपीते में खाने वाला भाग होता है उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति, है ना। वैसे ही लीची में जो खाने वाला भाग होता है उसे कहते हैं एरिल। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एरिल। जो लीची में खाने वाला भाग होता है उसे एरिल कहा जाता है, एरिल। चलिए आगे देखिए, लीची में जो प्रवर्धन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? लीची में प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि गूंटी, ये लिखा है गूंटी विधि द्वारा। जो लीची में प्रवर्धन होता है वो गूंटी विधि द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। लीची का भंडारण करते समय जब तापमान होता है, भंडारण मतलब उसका स्टोरेज, जैसे नहीं स्टोरेज में सामान रख दिया जाता है, उसको बहुत दिनों बाद जब कमी होती है उसकी तब फिर उसको निकाल के उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं भंडारण करना या उसे एकत्र करके एक जगह पर रखना। तो लीची का भंडारण करते समय उसका तापमान कितना होना चाहिए? जहाँ पर उसको एक साथ रखा जा रहा है उस जगह का तापमान कम से कम 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। यानी कि लगभग मान लीजिए आप 4.5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीची का लाल रंग क्यों होता है? ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, लीची का लाल रंग क्यों होता है और मिर्च का हरा रंग क्यों होता है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है ना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम पर मिलती हैं आपको, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन खुलता कैसे है? वीडियो के नाम पर आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुलेगा। लीची का लाल रंग क्यों होता है? तो बच्चों एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लीची का लाल रंग क्यों होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण लीची का जो होता है लाल रंग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है लीची में परागण। लीची में परागण किसके द्वारा होता है या परागण किसके कारण होता है? यहाँ पर टाइपिंग कुछ एरर है, परागण होता है, परागण नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि लीची में परागण जो होता है वो किसके कारण होता है? मक्खी और मधुमक्खी के द्वारा होता है। मक्खी और मधुमक्खी के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि लीची के जड़ में कौन सा कवक पाया जाता है? लीची के जड़ में कौन सा कवक पाया जाता है? बच्चों लीची की जो जड़ होती है उसमें माइकोराइजा, ये नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लीची की जड़ में माइकोराइजा नामक कवक पाया जाता है। माइकोराइजा नामक कवक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। जो भी बच्चे अच्छे समझदार पढ़ने वाले हैं वो इसे नोट करते चलें, इसे बराबर रिवाइज करते रहें, खाना खाते टाइम, टहलते टाइम, घूमते टाइम, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए ये क्वेश्चंस, है ना। वरना वहाँ पर आ जाएगा फिर आपका 3 नंबर कटेगा सीधा। ठीक, देखिए आगे, लीची में कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा फटती है? लीची में कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा फटती है? तो देहरादून की जो किस्म है ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा फटती है। अगला पॉइंट है आपको, लीची में कौन सा फूल पहले खिलता है? लीची में जो नर पुष्प होता है, लीची में जो नर पुष्प होता है वो सबसे पहले खिलता है। सबसे पहले नर पुष्प जो होता है वो खिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, लीची के फल क्यों फटते हैं? लीची के जो फल होते हैं ये क्यों फट जाते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि पानी और बोरॉन की कमी के कारण, पानी व बोरॉन की कमी के कारण लीची के फल जो होते हैं वो फट जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, लीची में विटामिन, कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आप सबको पता है कि लीची में विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लीची में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? सेब का बोटेनिकल नेम आपसे पूछा जा रहा है। सेब का बोटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम, तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका मैसल पुमिला। ठीक है, मैसल पुमिला, या फिर आप इसे मेलस लिखा है, मैसल पढ़ेंगे, है ना, मेलस पुमिला, MELUS पुमिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सेब की फैमिली कौन सी है? सेब
किस फैमिली का है, या फिर आपसे पूछ दे सेब की फैमिली कौन सी है या फिर किस फैमिली से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे भी नोट कर लीजिए, रोसेसस, ROSACEACE, रोजेसस, ठीक है, रोजेसस। आगे बढ़ते हैं, सेब की ओरिजिन प्लेस कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि सेब का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया का जो काला सागर है ये सेब का ओरिजिन प्लेस है, ठीक है, यानी कि इसकी उत्पत्ति अगर पूछे आपसे ओरिजिन प्लेस, तो आपको क्या बताना है? एशिया का काला सागर। अगला, अगर आपसे पूछे कि सेब जो है ये किस प्रकार का फल है, किस प्रकार का फल है, तो आपको बताना है ये कैसा फल है? पोम, पोम है ना। अगला है, शीतोष्ण फलों का राजा कौन सा है? शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है सेब को, ठीक है। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? ये कहते हैं सेब को। अगला पॉइंट है आपका कि सेब को बौना करने के लिए किस मूलवृंत का प्रयोग करते हैं? बच्चों, सेब को बौना करने के लिए M9 मूलवृंत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेब को बौना करने के लिए M9 मूलवृंत का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, अर्ध बौना करने के लिए। अगर आपसे पूछे कि सेब को बौना करने के लिए किस मूलवृंत का प्रयोग करते हैं, तो M9 का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सेब को अर्ध बौना करने के लिए किस मूलवृंत का प्रयोग करते हैं, तो जब भी हमें अर्ध बौना करना होगा तो M27, और अगर बौना करना है तो M9 का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर, सेब की कटाई छटाई लीडर विधि से करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सेब की जो कटाई छटाई है वो किस विधि से की जाती है, तो आपको क्या बताना है? ये की जाती है लीडर विधि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर कि सेब में फूल झड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों, सेब में जो फूल झड़ने की क्रिया होती है उसे कहते हैं जून झड़न या जून पतन, ठीक है। सेब में फूल झड़ने की क्रिया को जून झड़न या जून पतन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर, सुनहरी, विंटर बनाना, लाल अंबरी किसकी किस्में हैं? यहाँ पर 3 किस्मों के बारे में लिखा गया है, सुनहरी, विंटर बनाना या लाल अंबरी। लाल अंबरी ये सारी किसकी किस्में हैं? तो बच्चों ये सेब की किस्में हैं, है ना। ये सारी किसकी किस्में हैं? सेब की किस्में हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर और है बीच में, सेब के प्रति पेड़ में फल लगता है, लगभग सेब के एक पेड़ में प्रति पेड़ में कितने फल लगते हैं? तो 40 से 100 किलो, लगभग एक पेड़ में जो है वो 40 से 100 किलो सेब लगता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं, सेब के एक पेटी में कितना फल आता है? 20 किलोग्राम। आप सबको पता है सेब की एक पेटी में 20 किलोग्राम फल आता है। अगला है, सेब पकने का परीक्षण आयोडीन के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि सेब पकने का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं, तो आयोडीन के द्वारा सेब के पकने का परीक्षण किया जाता है। और आज का ये लास्ट पॉइंट बच्चों, सेब में बिटर पिट, सेब में बिटर पिट किसकी कमी से होता है? तो बच्चों ये एक प्रकार का इसकी डिसीज़ है और ये कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है। सेब में जो बिटर पिट होता है वो किसकी कमी से होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। तो आप सबको कैसा लगा ये लेक्चर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है वो टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये नंबर है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है, ठीक है। बाकी आप सबको लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे शेयर भी करिए। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर जो भी अपडेट हमारे द्वारा भेजा जा रहा है या फिर करंट अफेयर जो भी PDF है, नोट्स है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।